नमस्कार साथियों, ग्रोथमोट यूपीएससी के समसामयिक विषय के ऊपर आधारित एक विशेष कार्यक्रम कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम इस उपाख्यान के तहत हम लोग एक ऐसे मुद्दे को देखेंगे जो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, साथ ही में जो विश्व व्यापार है या वैश्विक व्यापार है पूरा, उसका प्राणवायु समान है, जो कि शिपिंग के साथ रिलेटेड है। शिपिंग में भी जो स्पेसिफिकली जो कंटेनर शिपिंग से उसकी बात करेंगे, कैसे आज जो परिस्थिति है वो बिखरी पड़ी है, कोविड की महामारी जो है उसकी क्या नकारात्मक असर आई, प्लस जो सुएज कैनाल में थोड़े दिन पहले एक बड़ा सा जहाज जो है, मालवाहक जहाज जो फंस गया था, उसके क्या रिपरकशंस आए, उन सारी चीज़ों को यहाँ हम देखेंगे। साथ ही में वे फॉरवर्ड की भी बात करेंगे, इस पूरे सेक्टर को समझेंगे, तथ्यों को समझेंगे और अपने आप में एक इस टॉपिक को लेकर एक मत बनाने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ इस सेगमेंट के या इस पर्टिकुलर सेक्टर के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, चाहे वो परीक्षा दृष्टि से हो चाहे वो सामान्य दृष्टि से हो, उनको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये पूरा जो पूरी जो इंडस्ट्री है या पूरा जो सेक्टर है वो कितना महाकाय है, कितना विशाल है, वो साथ ही में उतना ही महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे पूरी चर्चा। जैसे आपको मालूम है, कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के तहत हम लोग एजेंडे के तहत बात करते हैं, क्योंकि आमतौर पे यहाँ जो मुद्दे लेते हैं वो बहुत ही गहन होते हैं, गहरे होते हैं, तो उनकी जो है कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा करना यहाँ अपने आप में जो है अशक्य है। तो इसलिए हम लोग एजेंडे के तहत, कार्य सूची के तहत एक एक मुद्दे को देखते हैं, उसमें एक वर्टिकल डाइव लगाने का प्रयास करते हैं और एक विहंगावलोकन लेते हैं। आज जो हमारे पास मुद्दा है उसका टाइटल आपको दृश्यमान है, कैओस इन कंटेनर शिपिंग, यानी कि आज जो परिस्थितियाँ जो ठीक होनी चाहिए वो ठीक नहीं है। काफ़ी सारे कारण हैं, मगर परिस्थितियाँ आज ठीक नहीं है, उसके रिपरकशंस हमें आने वाले वर्ल्ड ट्रेड के ग्रोथ के ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड का जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो सकता है। शिपिंग आज जिस कॉस्ट के ऊपर है वो कॉस्ट भी अपने आप में ऑल टाइम हाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो है ये सारी समस्या है, प्रश्न है, उनका हल हमें यहाँ ढूंढना है, समझने का प्रयास करना है। शुरू करेंगे। सबसे प्रथम अगर एजेंडे के तहत देखें तो 4 बिंदु है आज के इस मुद्दे के। इंट्रोडक्शन या चर्चा में क्यों है, समाचार में क्यों है, वो प्रथम बिंदु है। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ कंटेनर की, यह जो कंटेनर की जो पूरी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका विकास कैसे हुआ, उसका जन्म हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, आज क्या परिस्थिति है। और उसके बाद अबाउट कंटेनर शिपिंग, आज की जो यह शिपिंग इंडस्ट्री है या सीबोर्न ट्रेड कह लीजिए, उसमें जो कंटेनर शिपिंग है वो पर्टिकुलर एक सब सेक्शन है, उसको देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और आखिरी में वे फॉरवर्ड की कैसे इन परिस्थितियों को कम किया जाए, कैसे इन जो समस्याओं से बाहर निकला जाए, वो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे, एक के बाद एक टॉपिक देखेंगे। देखिए यहाँ जो आपको कवर दिख रहा है ऑन द अदर साइड, ये बहुत ही महाकाय शिप है, कंटेनर वेसल भी कहते हैं या कंटेनर फ्लीट भी कहते हैं, और तकरीबन 10,000 से 20,000 तक की इनकी कैपेसिटी होती है। एक TEU को जो है तकरीबन 10 से 20,000 TEU को ये एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। देखिए TEU यानी कि शिपिंग लाइन में यूज़ होता है, कंटेनर को पहचानने के लिए यूज़ होता है। TEU यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट वेसल या 20 फुट इक्विवेलेंट बॉक्स, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ ये जो स्टैंडर्ड कंटेनर्स होते हैं वे अपने आप में 20 फीट लॉन्ग होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर से उसका नाम पड़ा है। फिर 40 फीट्स के भी आते हैं, उनके लिए 2 TEU का नाम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, मगर आज एक हमें ओवरव्यू लेना है इस शिपिंग सेक्टर के बारे में, इसका वॉल्यूम समझना है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मास, दे आर एक्चुअली कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर ऑल ईयर अलोंग। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे, एक एक बिंदुओं को साथ में रखते हुए। शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन या समाचार में क्यों है। देखिए 3 बिंदु है यहाँ समझने हैं इस प्रथम चरण में। सबसे प्रथम, डिसरप्शन एट ट्विन पोर्ट ऑफ LA एंड लॉन्ग बीच। देखिए यहाँ से समाचार का उद्भव हुआ, ये समाचार का आधार है। पिछले हफ्ते USA की जो कोस्ट है, वहाँ लॉस एंजलिस USA का सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो वहाँ और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है ट्विन पोर्ट, जिसे लॉन्ग बीच का भी पोर्ट कहते हैं, तो इन पोर्ट पर एक लंबी कतार देखने को मिली, एक लंबी लाइन देखने को मिली। अपने आप में ये एक प्रकार से डिसरप्शन था, क्योंकि जो फ्लुएंसी के साथ, जो एफिशिएंसी के साथ जो काम होना चाहिए आज पोर्ट्स के ऊपर, वो नहीं हो रहा है। पूरा टाइम टेबल जो है वो जो है करप्ट हो गया है, क्योंकि कोविड महामारी
प्लस सुएज कैनाल इश्यू। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आज जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी सारी जो है एक प्रकार से आप कह लीजिए कि उसका जो भविष्य है या उसका जो आगे का दृश्य है वो क्लियर नहीं है। वेरी 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 ब्लर फ्यूचर एक्चुअली लाइज इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर राइट नाउ। ठीक है, तो ये यहाँ से समाचार जो है वो उत्पन्न हुए थे। दूसरा है एवर गिवन, जो कि जहाज था और जिसकी फोटोग्राफ, जिसकी तस्वीर हमने देखी है, खूब देखी है मीडिया हाउसेस में। जब वो फंस गया था और उसको निकालने के लिए जब प्रयत्न चल रहे थे, तब लगभग तकरीबन 10 दिनों के बाद ये जहाज वहाँ से निकला था। और इस जहाज ने करीब 150 या 200 से अधिक जहाज़ों के टाइम टेबल्स जो है उसको इन्फ्लुएंस किया है, बैडली इन्फ्लुएंस किया है। तो ये सारी जो आज परिस्थितियाँ हैं, ये इनका एक कारण है। एक कारण जो मैंने आपको बताया, कोविड इफेक्ट। जब आउटब्रेक हुआ सबसे प्रथम बार 2019 के अंत में और 2020 के शुरुआत में, तो पूरा विश्व जो है वो लगभग लॉकडाउन सा था। सप्लाई चेन वॉज डिसरप्टेड। तो इसकी वजह से कंटेनर्स जो थे वे भी हिंटरलैंड में चले गए हैं। तो वहाँ से कंटेनर्स ले आना भी एक प्रकार से आज चैलेंज है। ये भी अपना आप में एक चुनौती है यहाँ आज इस सेक्टर की। ठीक है, और अगर आप आज के जो शिपिंग कॉस्ट्स देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कंटेनर जो है उसकी कितनी कीमत होती है। एक्चुअली कीमत नहीं होती, मगर उसका एक मूल्य होता है, उसकी वैल्यू होती है। उसके बाद देखें नाउ पोर्ट यानशियान, जो कि शेंजन शहर में है, चीन के, भी इस क्लब में जुड़ गया है कि यहाँ भी कोरोना आउटब्रेक के न्यूज़ आ रहे हैं। संभावना ऐसी है कि यहाँ भी कोरोना आउटब्रेक, फ्रेश आउटब्रेक हुआ है। तो इसकी वजह से इस पोर्ट का काम भी डिस्टर्ब हो गया है, जो कि एक अपने आप में एशियाई प्रदेश में बड़ा पोर्ट माना जाता है। तो ये भी जुड़ गया है। तो अब यह पूरी चेन जो है वो अपने आप में डिसरप्टेड है राइट नाउ। ठीक है, और इसमें से बाहर निकलने के लिए काफ़ी वर्ष लग सकते हैं अगर अच्छे से प्लानिंग, अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो ये बात रही इंट्रोडक्शन की है वाई इन न्यूज़ की। आगे देखें तो हमें हिस्ट्री ऑफ कंटेनर देखना है कि कहाँ से इसका उद्भव हुआ। देखिए, जब कंटेनर था ही नहीं, ठीक है, तो उसके पहले जो चीज़ें थी, जो वस्तुएं होती थी, वो बड़े बड़े बॉक्सेस में अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कद के, उनमें चीज़ वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। बॉक्स को फिल करने के लिए भी मैनुअल लेबर लगता था, उसको एम्प्टी करने के लिए भी मैनुअल लेबर लगता था। तो अपने आप में ये पूरी प्रोसीजर जो थी वो इनएफिशिएंट थी, एक्सपेंसिव थी, टाइम कंज्यूमिंग थी। फिर धीरे धीरे 1950s में अमेरिकन जो है दो महत्वपूर्ण नाम है, जिसमें एक है कीथ टैंगलिंग और दूसरे है मैकलम मैकलिन। तो ये दोनों अमेरिकन महानुभाव है जिनका नाम मैंने यहाँ लिखा है। कीथ टैंगलिंग जो थे वे यूएस इंजीनियर थे, और वहीं जो मैकलिन है वे थे बिजनेसमैन। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक शोध की और सबसे प्रथम बार एल्यूमिनियम कंटेनर बनाया था। फिर उसमें ही जो है अलग अलग फेरफार करके सबसे प्रथम स्टैंडर्डाइज्ड इंटरमोडल कंटेनर जो है उसका इंट्रोडक्शन 1950s में हुआ, जो मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है। इट वॉज द ईयर ऑफ 1950s व्हेन फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड इंटरमोडल कंटेनर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। देखिए, इंटरमोडल, यह कंटेनर की एक खासियत होती है, यह कंटेनर को आप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। सपोज कोई भी एक शिप है जो भारत के नावा सेवा से या भारत के कंडला से जा रही है यूरोप के रोटरडेम, तो सबसे प्रथम जो कंटेनर है जहाँ से सोर्स है, कोई भी कंपनी कह लीजिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर कह लीजिए, वहाँ से कंटेनर लोड होगा। फिर वो कंटेनर वाया बस जाएगा नावा सेवा टू रोटरडेम। ठीक है, तो यहाँ से सबसे प्रथम बस में निकलेगा या ट्रक में निकलेगा। बस में तो नहीं निकल सकता, इट विल बी ट्रक ऑब्वियसली। फिर ट्रक में से वो शिप में जाएगा, शिप में से फिर से वो ट्रक में जाएगा, या हो सकता है रेल लाइन के थ्रू वो डेस्टिनेशन तक पहुँचे। तो ये जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, इस कंटेनर का मल्टी मॉडल जो यूसेज है वही उसे इंटरमोडल कंटेनर बनाता है। ठीक है, अन्यथा जो बॉक्सेस होते थे उनका इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन शक्य नहीं था, जिसकी वजह से द होल सिस्टम वॉज इनएफिशिएंट, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ इंटरमोडल के इस अवकाश से इस इंडस्ट्री में क्या पूरे वैश्विक व्यापार में एक बहुत ही बड़ी क्रांति आई। इट वॉज एक्चुअली रिवोल्यूशनरी मूवमेंट व्हेन फर्स्ट इंटरमोडल कंटेनर वॉज इंट्रोड्यूस्ड।
इट एक्चुअली चेंज द कोर्स द नेचर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड की जो गति है वो ज़्यादा हो गई, जो खर्च था, जो लागत थी वो कम हो गई, जो समय जो है संसाधन थे जो तब जो है जिनकी मांग थी उस मांग में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ कंटेनर के अंदर से जो गुड्स है उसको निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं है। भले ही आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज करें, भले ही कंटेनर शिप में से ट्रक में आ जाए, ट्रक में से रेलवे, रेलवे से डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था फॉर द एंटायर वर्ल्ड ट्रेड। फिर बाद में जो है होते गए अच्छे कंटेनर, उसकी साइज इत्यादि, प्लस कंटेनर इतना जो है इतना एफिशिएंट था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर के शिपमेंट के ऊपर ही बल दिया जा रहा था। मीनवाइल इन 1970s सबसे प्रथम बार रेफ्रिजरेटर कंटेनर का इंट्रोडक्शन हुआ, उसका इन्वेंशन हुआ। तो अब यहाँ से पेरिशेबल गुड्स को भी कंटेनर शिपमेंट में हम लोग ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया फ्रॉम 1970s। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी माइलस्टोन था इस पर्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट का। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ एक हमारे पास एक संशोधन है कि कैसे इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन जो है कंटेनर वाला, वो कैसे लीप कर रहा है, यानी कि उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। दिन प्रतिदिन उसकी मांग बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन लोग जो है वे कंटेनर शिपमेंट पे स्विच कर रहे हैं, क्योंकि ये एफिशिएंट भी है, जो है ये मिनिमम टाइम कंज्यूम करता है, जो ट्रैवलिंग टाइम है वही कंज्यूम होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इसकी जो चाहना है वो बढ़ने लगी। और एक यहाँ संशोधन में कहता है कि 2017 से 2026 तक यह साइज 3 गुना बढ़ सकती है ऑलमोस्ट। और अगर पैसों में देखें तो एन्युअली 36 बिलियन यूएस डॉलर 2026 तक ये पूरा ट्रेड हो जाएगा, या जो है ये शिपिंग वो हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत ही जो है ग्रोथफुल सेगमेंट है और आगे भी इसका ग्रोथ होता रहेगा। मगर नीड ऑफ आर इज monitoring, need of R is digitalization in this particular sector, need of R is predictive analysis। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ इम्प्लीमेंट करके इस सेक्टर को और एफिशिएंट बना सकते हैं। तो ये बात रही हिस्ट्री ऑफ कंटेनर की। अब आगे देखें तो अब थोड़ा देखना है कि इस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमें जाननी ज़रूरी है आम नागरिक के तौर पर, एक अभ्यर्थी के तौर पर। देखेंगे यहाँ मैंने मुद्दे आपके लिए तैयार किए हैं ताकि हम लोग तेजी से इन सारी चीज़ों को, इन सारे तथ्यों को समझ पाए। सबसे प्रथम मैरीटाइम शिपिंग। देखिए, आपको समझना है यह विश्व व्यापार का बैकबोन है, विश्व व्यापार का प्राण है, क्योंकि तकरीबन जो विश्व व्यापार होता है उसके 80% व्यापार शिपिंग से किए जाते हैं। 80% कुल विश्व व्यापार के, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 80% ऑफ टोटल वर्ल्ड ट्रेड। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात करें तो 2019 के एस्टिमेट्स हमारे पास, उसके तहत इस इंडस्ट्री का कुल जो मूल्य है वो 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। तो बहुत ही महाकाय इंडस्ट्री है। मात्र और मात्र इसके ऊपर एक रेगुलेशन की, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है इंटरनेशनल स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तब जाके सारी चीज़ें जो है वो फिर से नॉर्मल हो पाएगी। उसके बाद अगर इन टर्म्स ऑफ मास की बात करें तो मास में स्टडी ग्रोथ देखने को मिलता है। 20 साल के पहले जो नंबर ऑफ, या आप कह लीजिए कि जो मास ऑफ क्वांटिटीज वेर एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड इन द कंटेनर शिपमेंट या शिपिंग, इट इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग। देयर इज अ स्टडी ग्रोथ। यहाँ हमारे पास आंकड़े भी है 2 वर्ष का, जो है रिलेटिव एक माप है। एक है 1980 का, दूसरा है 2017 का। 1980 में मात्र 102 मिलियन टन्स, 2 मिलियन मेट्रिक टन्स का ही गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया था। वहीं इन 2017 इट इंक्रीज टू क्रेजी 1.83 बिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसकी महत्वता कितनी है, कितना एफिशिएंट है ये ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर, उसको देख सकते हैं। उसका एक निष्कर्ष जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। बाद देखें तो देखना है लीडिंग कंटेनर पोर्ट्स पूरे विश्व में, भारत में भी है, क्योंकि भारत को बहुत ही लंबा जो समुद्र तट मिला हुआ है। मगर फिर भी वैश्विक स्तर पर हमारे जो पोर्ट्स है वे कहीं पीछे है
चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, चाहे वो ट्रैफिक हैंडलिंग की दृष्टि से हो। ठीक है, तो हमें काफ़ी सारा काम करना है, मगर इन सारे एग्जाम्पल्स को देखकर, यहाँ से प्रेरणा लेकर भारत अपने पोर्ट्स को, अपने बंदरगाह को विश्व कक्षा के बना सकता है। देखेंगे इन 2019 लीडिंग कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट, द होल रीजन वॉज एक्चुअली वाइब्रेंट। ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में जो शिपिंग गतिविधि होती है उतनी लगभग पूरे विश्व के कोई भी समुद्र विस्तार में नहीं होती है। तो ये यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण माहिती है, जो कि हमें परीक्षा में तो काम लग ही सकती है, मगर सामान्य दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण माहिती है। आगे देखें, रीजनल लीडर्स, अगर पोर्ट की बात करें कि कहाँ जो है कौन से प्रदेश में कौन सा पोर्ट सबसे बड़ा है, तो यहाँ मैंने आपके सामने सूची तैयार कर रखी है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हमें स्पष्ट चित्र देगी। नंबर 1 इन वर्ल्ड इज संघाई। ठीक है, जो कि चीन का है, हमें सबको मालूम है। इट इज द बिजिएस्ट among all, and actually it handles approximately 43 million 20 feet equivalent unit TEU. Approximately it handles crazy 43 million containers या TEUs annually. नंबर 1 इन यूएस की बात करें तो लॉस एंजलिस, जिसकी हमने तस्वीर देखी, जिसकी बात हमने की। नंबर 1 इन यूरोप विच इज रोटरडैम। ठीक है, जो कि नीदरलैंड का है और यूरोप में सबसे बड़ा, सबसे बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट कहा जाता है। नंबर 1 इन इंडिया की बात करें तो नाहवा सेवा, जो कि महाराष्ट्र स्थित है, मुंबई स्थित, जिसे जेवीपीटी भी कहा जाता है। इट इज एक्चुअली इंडियाज बिगेस्ट कंटेनर टर्मिनल। और अगर गुजरात की बात करें स्टेट स्पेसिफिकली, तो कंडला इज द बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट। अगर यहाँ कॉमर्शियल पूछा जाए गुजरात में, तो हम लोग यहाँ मुंद्रा पोर्ट का नाम दे सकते हैं, दोनों ही कच्छ रीजन में स्थित है। ठीक है, तो दिस आर सम रीजनल लीडर्स। देखिए, नंबर 1 इन एशिया की बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर 1 इन वर्ल्ड संघाई है, तो ऑब्वियसली नंबर 1 इन एशिया इट विल बी संघाई ओनली। ठीक है, तो मैंने यहाँ वो चीज़ यहाँ लिखने से मैं बचा हूँ, बाकी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग रीजनल वाइज देख सकते हैं। तो ये आज परिस्थिति है, ये हमें याद रखनी है, ये में काम लग सकती है, ये माहिती महत्वपूर्ण है। प्लस आगे देखें तो कुछ शिपिंग इंडस्ट्रीज की कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने आप में बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। एक्चुअली दे डोमिनेट दिस सेक्टर। ठीक है, तो उनमें से कुछ एक कंपनियों का नाम है, उनकी जो है उनके बेस्ड कंट्री के साथ। तो ये भी हमारी प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से माहिती महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये चीज़ें आप याद भी रख सकते हैं या रखनी चाहिए। नेम ऑफ द कंपनी विच मीन्स, सबसे प्रथम, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है, 1 2 3 4 ऐसा ही है। तो सबसे प्रथम है एपीएम मायरस्क, जो कि डेनमार्क स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी कंटेनर हैंडलिंग या फ्लीट कंपनी है या शिपिंग इंडस्ट्री है, आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद एमएससी, जो कि स्विट्जरलैंड स्थित है, नंबर 2 पे है। सीओएससीओ, जो कि चाइना शिपिंग कंपनी है, जो कि चीन की है, नंबर 3 पायदान पर है। फिर उसके बाद सीएमएसईजीएम, जो कि फ्रांस बेस्ड है, और उसके बाद हपाग लोइड, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात की कंपनी है। तो दिस आर सम जायंट प्लेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर शिपिंग इंडस्ट्री या कंटेनर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। फिर आगे देखें तो कुछ माहितियां देखनी है जो यहाँ हमारे सामने तैयार है, मगर इनको एक एक बार देख लेंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक माहिती है, बहुत ही हमें महत्वपूर्ण भी साबित हो सकती है, उपयोगी भी साबित हो सकती है। ठीक है, परीक्षा में अगर हमें रेफरेंस लेना हो तो हम ऐसी माहितियों से रेफरेंस भी ले सकते हैं। देखेंगे एक के बाद एक। सबसे प्रथम, नंबर ऑफ कंटेनर शिप्स ग्लोबली, ऐसी शिप्स जो कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह ला सके। कंटेनर्स के अंदर गुड्स भरे हैं, अब इस कंटेनर को, पूरे कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो ऐसी शिप्स लगभग पूरे विश्व में 5.5 लाख के करीब है। टू बी स्पेसिफिक, इट इज 5,36,000। उसके बाद देखें कैपेसिटी ऑफ ग्लोबल कंटेनर फ्लीट। ग्लोबली जो कंटेनर्स है या ग्लोबल जो फ्लीट है, उनमें कितने कंटेनर्स जो है कंटेनरों का वहन किया जा सकता है। टोटल कैपेसिटी की बात की है तो यहाँ 24 मिलियन TEUs can be transported from one place to another, yeah, that is the total capacity of fleet. उसके बाद लीडिंग कंट्री इन कंटेनर फ्लीट कैपेसिटी, तो बट ऑब्वियस है, हमने जो एपीएम मैरिस्क देखी जो डेनमार्क की है, आई एम सॉरी, तो यही नंबर 1 नेशन है। फिर उसके बाद देखें तो कंटेनर्स थ्रूआउट पोर्ट ग्लोबली, कुल कंटेनर, टोटल कंटेनर्स कितने हैं पूरे विश्व में अलग अलग बंदरगाहों पर, तो वो आंकड़ा बहुत ही बड़ा है।
कहता है 827 मिलियन, यानी कि तकरीबन 82.7 करोड़ नंबर ऑफ कंटेनर्स प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड। फिर उसके बाद कंट्री विथ मोस्ट ऑटोमेटेड सेमी ऑटोमेटेड टर्मिनल विच इज ऑस्ट्रेलिया, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारत जैसे देशों को सीख लेनी चाहिए कि कैसे ऐसे पोर्ट्स को ऑटोमेशन से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैनेज किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। फिर उसके बाद शिप ऑपरेटर विथ लार्जेस्ट कैपेसिटी, तो वो है एपीएम मैर्स्क, जो हमने देखा, जिसकी एनुअल रेवेन्यू तकरीबन, यहाँ अंदाजा है ये, तकरीबन 40 बिलियन यूएस डॉलर है एनुअल इनकम। और अगर फ्लीट की बात करें तो कुल कंटेनर्स के ट्रैफिक का 16.5% ही हैंडल करता है, 16.5%। ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत ही जायंट प्लेयर है इस शिपिंग का और विश्व में नंबर 1 है। फिर जो आखिरी मुद्दा है आज का, वो कहता है कि आगे की राह क्या करना चाहिए ऐसे कैओस से बचने के लिए, नॉर्मलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए। तो यहाँ 3 सूत्र है, 3 चरण है, क्विकली वन बाय वन इसे देखना है। सबसे प्रथम डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन, जो आज मानव बल का प्रयोग हो रहा है, वो मानव बल को निकाल के वहाँ डिजिटल जो डिजिटैक है उसका प्रयोग अनिवार्य है, तब जाके काफ़ी सारे जो है आयामों पर हमें फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो समय संसाधन हो, चाहे वो अन्य कोई चीज़ हो। तो यहाँ सबसे प्रथम डिजिटाइजेशन ऑफ ऑपरेशन इज नीड ऑफ आर। दूसरा है मोर एंड मोर इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट। यस, ट्रांसपोर्ट ऐसा डेवलप करना चाहिए कि इंटरमोडल हो, नहीं कि मोनोमोडल, नहीं कि डीओ मॉडल। ठीक है, इट शुड बी इंटरमोडल। तो कंटेनर जो है वो अपने आप में इंटरमोडल का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, तो उसको फर्दर एक्सपांड करना चाहिए, इसके स्कोप को। और आखिरी में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तो दिस आर द कीज टू एस्टेब्लिश द नॉर्मलिटी इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आज मैं देखनी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। काफ़ी सारी तथ्यात्मक माहितियाँ देखी जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, इस सेक्टर को जानने पहचानने के लिए भी हमें उपयोगी साबित हो सकती है। साथ ही में यहाँ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, चाहे वो संधि सेवा हो, चाहे वो अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं हो। तो अभ्यर्थियों के लिए तो यह महत्वपूर्ण लेक्चर है ही है, मगर साथ ही सामान्य नागरिक, सामान्य व्यक्ति के लिए भी आज का जो लेक्चर है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। प्लस आप इस चैनल को यानी कि ग्रोथ मोड यूपीएससी को अपने मित्रों में आप शेयर कर सकते हैं। जो कोई जो है सनदी सेवाओं की या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, आप उसे इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, उनको लाइक शेयर करने को बोलिए, ताकि उन सब तक हमारी जो मेहनत है वो पहुंचे और उनको भी परीक्षाओं में यहाँ जो दी गई माहिती है वो उपयोगी हो। तो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के लेक्चर में अन्य एक विषय के साथ, अन्य एक संशोधन व अध्ययन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। जय हिंद।